Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the sixth chapter of NCERT Geography series, जिसमें कि हम समरी सीरीज जो वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है 5 लेसन कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि 5 चैप्टर हैं हमारे, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पिछली जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में, कि जो भी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है वो क्या क्या है और ये हमारी पृथ्वी पर जो है वो किस रूप में जो है वो उपलब्ध है, या फिर किस रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों के को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप हैं वो जो है वो विभिन्न रूपों में जो वो क्या है उपलब्ध होते हैं स्थल मंडल के रूप में। ठीक है, जो कि कुछ भाग जो है इसका नीचे धंसा होता है, कुछ भाग इसका ऊपर उठा होता है। तो ये हमें क्या कहते हैं, इनमें जो है वो धीरे धीरे गतियां होती रहती है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर जो है काफी सारी लगातार जो गति हो रही है, हलचल हो रही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, ये ऊपर नीचे धंस जाती है। तो ये पृथ्वी के स्थल रूपों पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है, जैसे कि मैदान हो गए, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ठीक है, झील हो गई, वितरिका या फिर डेल्टा, ठीक है, तो जल संधि, स्थल संधि, प्रायद्वीप। तो इस तरह से काफी सारे स्थल रूप है जो कि हम जो है इस चैप्टर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। तो आपको बता दूं कि जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, जब वो टूटकर घिस जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है अपरदन। क्या कहा जाता है, अपरदन। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अब इसमें दो चीजें अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें कि अब ये कहा गया कि जो पृथ्वी की सतह है जब वो टूटकर घिस जाती है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है अपरदन। और जब वो जो है निक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है, इसका जब उसका फिर से निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षेपण। क्या कहा जाता है, निक्षेपण। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये जो है जब भी जल बहता है, पानी बहता है, तो उस समय भी जो है काफी सारी नदियां जो है, घाटियां जो है वो क्या करती है, अपरदन करती है। और जब उस एरिया में जो है पानी कम हो जाता है तो फिर से वहां पे निक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो है जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी उड़ा ले जाती है। ठीक है, तो वो अपरदन की प्रक्रिया कही जा सकती है। इसके अलावा बर्फ भी जो है इसका एक मुख्य उदाहरण है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं, जो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है ये क्या, इसमें क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट है पर्वत के बारे में। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जो पर्वत है वो किस तरह से होते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरियाज में जो है वो काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो शिखर होता है वो क्या होता है, शिखर इनका जो है ऊंचा होता है। ठीक है, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, शिखर कैसा होता है, छोटा, और आधार होता है चौड़ा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है, तो ये जो है पहाड़ों के बारे में, जो पहाड़ी एरियाज हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि काफी बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं और ऐसा लगता है कि मानो बादल से भी ऊंचे हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो जलवायु है वो भी कैसी होगी, वो भी ठंडी होगी, ठंडी जलवायु का एरिया होगा वहां पर भी। ओके,
कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमालय कहा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कुछ पर्वतों पर जो क्या क्या होता है, बर्फ की जो नदियां हैं वो बहती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, ठीक है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का तल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, ठीक है। तो काफी सारे जो ऐसे पर्वत भी है जहाँ पे क्या होता है कि लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पे, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिफरेंट होता है, और वहाँ पे जाने पे हमें जो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से लोग वहाँ पे नहीं जा पाते प्रॉपरली, वहाँ पे रह भी नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ का जो दूसरा कारण वहाँ का ये हो सकता है कि वहाँ की जो ढाल होती है वो खड़ी ढलान वाला जो है एरिया होता है, काफ़ी सारे चट्टानें होती है, तो वहाँ पे रहना मुमकिन नहीं होता, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी भी वहाँ पे क्या हो जाती है, ठीक है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। तो एक लंबी श्रृंखलाएं बनी होती है पर्वतों की, जैसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला आपने सुना होगा। तो इस तरह के जो पर्वत है ये जो है वो पाए जाते हैं पहाड़ी एरियाज में, देख सकते हैं। तो इससे कहा जाता है वलित पर्वत, ठीक है। क्या कहा जाता है, वलित पर्वत। ये ऊपर से जो है कैसे ऊपर से जो है वो ऊंचे होते हैं, ठीक है, मतलब उतनी ऊंचाई पर नहीं होते हैं, मतलब ये उनका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, ठीक है। तो काफी सारे लंबी एक श्रृंखला बनी होती है, जैसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो है क्या करती है, ये फैली होती है, ओके। और इसकी जो आकार और ऊंचाई है उसमें भी काफ़ी सारी भिन्नताएं जो है पाई जाती है। ये ऊंचे, ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे इस तरह के जो पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत जो है मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वलित पर्वत है फर्स्ट, यहाँ पे बृहस्पति पर्वत सेकंड, तथा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो 3 तरह के पर्वत होते हैं। हिमालय तथा ओल्पस पर्वत जो है वो वलित पर्वत होते हैं। जो हिमालय के पर्वत हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओल्पस पर्वत कहा जाता है, ओल्पस पर्वत कहा जाता है, जिनकी सतह जो क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है, तथा जो शिखर होता है शंक्वाकार, ठीक है। क्या कैसे होता है, शंक्वाकार। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपने जो है वो याद रखना है कि भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो क्या है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो हमने जो है पढ़ा था अपरदन की क्या प्रक्रिया होती है, जो भी जब भी कोई चीज़ घिस जाती है तो उसे अपरदन कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के ऑल्पेशियन तथा रूस के यूरान पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अब जो वलित पर्वत है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका के ऑल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, ठीक है। तो गोलाकार होते हैं इस तरह के पर्वत और इनकी ऊंचाई भी कम होती है, ठीक है, और बहुत पुराने वलित पर्वत इन्हें कहा जाता है, ओके। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोथ पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जब किसी भी चट्टान का या पर्वत का भाग जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे क्या कहा जाता है, भ्रंशोथ पर्वतों का निर्माण उससे हो जाता है, ठीक है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हर्स्ट या तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्रोबेन कहा जाता है। तो जो ऊंचे उठे हुए पर्वत होते हैं उनके क्या कहा जाता है, उत्खंड भ्रंश कहा जाता है, या फिर हॉस्ट कहा जाता है, या फिर जो नीचे धसे हुए होते हैं उसे ग्रोबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजस पर्वत इस तरह के पर्वतों के तंत्र के उदाहरण है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कई क्रियाओं के कारण बनते हैं, जिसमें अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है, ओके। तो फ्रेंड जो पर्वत है बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्राहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत जो है पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग जो वो सिंचाई, पन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब जो अगर पर्वत होंगे तभी जो है वो वहाँ पे पानी की समस्या जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो वेदिकाएं यहाँ पे आप
ये कह सकते हैं जो सीढ़ी नुमा खेती होती है उसे वेदिकाएं कहा जाता है। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो ये पर्वतों में जाके ही आपको ये सारी चीज़ें जो मिलती है, इसमें वन आपको देखने के लिए मिलते हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे पाई जाती हैं। और सैलानियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक आकर्षण का केंद्र जो है वो पर्वत होता है। ठीक है, और पर्वतों की यात्रा भी जो है प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित जो वो खेल माने जाते हैं। ठीक है, तो आज था ये जो है फर्स्ट पार्ट, हम यहीं पे जो वो कंप्लीट जो वो खत्म कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा रहेगा सेकंड पार्ट। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।